हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम ग्रामर और लिटरेचर दोनों के क्वेश्चंस की बात करेंगे और ये उम्मीद जताई जा रही है कि आपके इंटीग्रेटेड मेंस में सिर्फ लिटरेचर के ही क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि उसमें हो सकता है कि आपके ग्रामर से भी क्वेश्चन ले लिए जाएं। और ग्रामर में आप जानते ही हैं, अनसीन पैसेज भी आपके सामने आ सकता है। सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, नरेशन वगैरह ये कुछ आ सकता है, या आपके सामने एंटोनाइम्स सेरोनाइम्स भी आ सकते हैं एक एक नंबर करके, है ना। या ईडियम फ्रेजेस भी आपको दिए जा सकते हैं। ट्रांसलेशन भी आ सकता है, लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम इस सीरीज़ में आज से जो है ग्रामर और लिटरेचर दोनों साथ लेकर के चलेंगे। कुछ एक क्वेश्चन अपन लिटरेचर से लेंगे और कुछ एक क्वेश्चन ग्रामर से लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो सिंटैक्स से है और पहला क्वेश्चन कहता है रीराइट फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग लीस्ट करेक्शन। कम से कम करेक्शन करके, या अगर ज़रूरत है करेक्शन की तो करेक्शन करिए और उस सेंटेंस को लिखिए। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहला कहता है इसमें ही गेव मी एन यूजफुल बुक। उसने मुझे एक यूजफुल बुक दी। फिर अगला है शी टोल्ड दैट शी इज़ टायर्ड द सीनरीज ऑफ कश्मीर। तो क्वेश्चन के अलावा आप देखेंगे यहाँ पर हमने आंसर भी लिया हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ही गेव मी एन यूजुअल बुक, हम जानते हैं कि स्वर से यानी वॉवल से ही शुरू होने पर एन नहीं लगता है ना। नियम क्या है कि एन का आप यूज़ तब करेंगे जब कोई भी जो शब्द हो वो वॉवल साउंड से शुरू हो। किससे शुरू हो? वॉवल साउंड से। अब उसमें जो लेटर है वो कोई वॉवल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एन का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब आप वो यू को यहाँ प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? यू यानी या की बात हो रही है, और या क्योंकि साउंड तो है नहीं हमारा किसका? वॉवल का, इसलिए यहाँ पर एन की बजाय ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा पहला आंसर। अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर नीचे उनको मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी टोल्ड मी शी इज़ टायर्ड। एक रूल आप पढ़ेंगे नरेशन में कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा वो भी पास्ट में होगा। ये एक आम नियम है। एक्सेप्शन क्या है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दिया है, उस कंडीशन में टेंस को चेंज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ कोई हिस्टोरिकल फैक्ट भी नहीं है और आपका कोई यूनिवर्सल ट्रुथ भी नहीं, वो सिर्फ ये कह रही है कि वो थक गई है। तो क्योंकि ये पास्ट में है तो जहाँ यहाँ पर जो इस दिया है इसको हटा दीजिए और इसके बजाय क्या यूज़ कर दीजिए? वॉज, ठीक है। तो शी टोल्ड दैट शी वॉज टायर्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। देखिए कुछ एक को नाउन्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, न्यूज़ है, फर्नीचर है। इन सभी नाउन्स को हमेशा आप किस में यूज़ करेंगे? सिंगुलर में। किस में यूज़ करेंगे? सिंगुलर में यूज़ करेंगे, यानी इनके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी या जो मेन वर्ब का यूज़ आप करेंगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो करेक्शन क्या होगा इसमें? द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और एक चीज़, ये जो सीनरीज दिया है ना, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? सीनरी करना पड़ेगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, ही इज़ सीनियर टू मी। यहाँ पर देखिएगा जो ये शब्द है आपका सीनियर, इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं जूनियर, ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं इनके साथ में देन नहीं लगता है, देन का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि देन के बजाय इनके साथ में यूज़ करते हैं किसका? टू का। तो यहाँ पर देन लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए और देन के बजाय आप क्या लगा दीजिए? टू। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा ये? ही इज़ सीनियर टू मी नॉट देन, ठीक है। चलिए, ईच स्टूडेंट ऑफ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड दियर होमवर्क। हर एक स्टूडेंट ने क्या किया है? अपना होमवर्क सबमिट कर दिया है। अब यहाँ देखिए ईच का यूज़ दिया है। ईच या एवरी जब दिया होगा तो उस सेंस में भी आप जब एक अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात हो रही होगी तो हैज़ का यूज़ करेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। हैव को हटा दीजिए और यहाँ पर जो दियर दिया है वहाँ पर आप हैज़ लगा दीजिए, ठीक है। वंस भी लग सकता है अगर आप लगाना चाहें तो, लेकिन क्योंकि वन के साथ अपन वंस लगाते हैं तो ईच और एवरी के साथ हेज ज़्यादा सूटेबल रहेगा।
तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़, ये जो स्टूडेंट्स है ये प्लूरल ही रहेगा, लेकिन जो ये वर्ब लगेगी ये आपकी लगेगी सिंगुलर ईच के अकॉर्डिंग, और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी अगर उसमें पजेसिव नाउन दिया है तो उसको आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आई प्रेफर कॉफ़ी देन, यहाँ भी दिया है तो प्रेफर को भी सीनियर जूनियर में मिला दीजिए। देन की जगह पर क्या यूज़ होगा, टू यूज़ होगा, तो ये बनेगा आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। शी इज़ मैरिड विथ अ डॉक्टर, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई, तो यहाँ पर आप क्या करिए, मैरिड के साथ में आप क्या लगा दीजिए, टू अ डॉक्टर। ठीक है, विथ के बजाय टू का यूज़ कर लेंगे अपन। नेक्स्ट देखिए, द टीचर एक्सप्लेन्ड मी द लेसन। अब यहाँ पर इन्होंने जो लेसन है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, और जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखिए और उसके बाद में यानी इसको देखिए इस तरह से करेंगे, यहाँ पर से मी को रिमूव करेंगे, द लेसन, और आगे पर टू लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, मी लगा देंगे। यानी जो आपका क्या कहिए सजीव यानी जानदार जो ऑब्जेक्ट होगा उसके पहले टू लगता है। ठीक है, निर्जीव के पहले टू नहीं लगाते हैं, तो निर्जीव को पहले लिख दीजिए, सजीव को बाद में लिख करके टू का यूज़ कर दीजिए। आगे देखिए, ही हैज़ रिटर्न बैक फ्रॉम दिल्ली, बड़ा अच्छा है ये देखिए, रिटर्न भी यूज़ किया गया है और उसके साथ में बैक तो नहीं होगा ना, ये सुपरफ्लुअस यूज़ कहलाता है, यानी किन्हीं दो शब्दों का यूज़ किया जाए जहाँ पर सिर्फ एक से काम चल जा रहा हो, दूसरा ज़बरदस्ती लगा दिया जाए। इसी का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, देखिए इसके नीचे कि यहाँ पर सिर्फ स्मार्टर से काम चल रहा है लेकिन यहाँ पर मोर लगा दिया है, तो यहाँ पर मोर गलत है, यहाँ पर बैक गलत है, तो ये होगा ही हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ये हो जाएगा। और शी इज़ स्मार्टर देन हर ब्रदर, मोर हट जाएगा। चलिए आगे देखिए, द फर्नीचर, ये बात वही आ गई जो हमने सीनरी में बात करी थी कि इनका यूज़ जो है किस में करते हैं अपन, सिंगुलर में करते हैं। ये तो हमारा जो नाउन है ये सिंगुलर है, ये ठीक है, यहाँ पर प्लूरल था तो हमने इसको सिंगुलर किया था सीनरी को। इन द रूम आर न्यू, ये जो आर है इसका पूरा खेल है। फर्नीचर, सीनरी, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, इन सभी के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं होता है बल्कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। इस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा हाँ देखिए, अगर इसको प्लूरल में आप दिखाना चाह रहे हैं यानी बहुत सारा फर्नीचर है आपके पास, तो लिख दीजिए मेनी पीसेस ऑफ फर्नीचर, मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, है ना। पीसेस लगा करके आप मेनी या सम पीसेस या मेनी पीसेस लगा करके उसको प्लूरल बना सकते हैं। बाकी की कंडीशन में आपको हमेशा इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, ये तो बहुत आसान है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2 आवर्स, वो लगभग 2 घंटे से काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए सिंस लगा हुआ है, सिंस क्या दिखाता है, एग्जैक्ट टाइम, यानी इसे यहाँ पर 2 आवर्स ना हो करके अगर ये होता 2 o'clock जो निश्चित समय घड़ी का है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर 2 आवर्स लिखा है, कौन से 2 घंटे, शाम के, सुबह के या रात के। ठीक है ना, तो इस सेंस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सिंस को हटा देंगे और सिंस के बजाय क्या लगा देंगे, FOR, फॉर। तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है भाई, चलिए ये आपके सारे आंसर दिए हुए हैं, इनसे आप आराम से मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव पैसिव यानी ट्रांसफॉर्मेशन से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज करिए, आवाज़ को नहीं अपनी, बल्कि अगर एक्टिव है तो पैसिव, पैसिव है तो एक्टिव। एज रिक्वायर्ड ऑफ द फॉलोइंग करेंगे, जो आगे आपके सेंटेंस दिए हैं ना, जैसा आपको रिक्वायरमेंट लगे वैसा ही वॉइस को चेंज करिए। अब आप देखिएगा तो ये सारे सेंटेंस किसमें दिए हैं, इसमें इन्होंने एक्टिव वॉइस में, तो इन सभी सेंटेंसेस को हमें किसमें बदलना रहेगा भाई, पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस इसमें बदलना रहेगा। ठीक बात है, चलिए बदल देंगे अपन। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अब देखिए ऊपर वाले में 12 आपके क्या थे, सेंटेंसेस थे, यानी एक एक नंबर का हर एक को जो ये 12 नंबर का हो गया। अब हमें क्योंकि ऐसे ही बताया गया है ना कि 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 10 जो हैं वो कैसे रहेंगे, वो रहेंगे 10 12 नंबर के, और बाकी 10 कैसे रहेंगे 8 नंबर के। तो ये मान लीजिए कि जो लॉन्ग आपका है, जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो इस पर है, और ये 1 × 12 रहेगा, और टोटल मार्किंग कितनी हो जाएगी 12। और जिसके नीचे की बात हम कर रहे हैं ये 1 × 8 रहेगा, टोटल मार्किंग 8, यानी शॉर्ट में भी आपको मिल सकता है और लॉन्ग में भी मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 3-4 नियम हैं, उनको एक बार सुन लीजिए। पहला नियम क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहता है किसी एक्टिव वॉइस का, ऑब्जेक्ट
को हम क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ये पहला रूल है। दूसरा, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। अभी ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो सकती हैं। नंबर 3 क्या करिएगा, नंबर 3 में ये वर्ब हेल्पिंग ही रखिए। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग या ऑक्सिलरी, क्योंकि आगे मेन वर्ब की बात होगी। ये फिर 3 नंबर में मेन वर्ब रखी जाती है। इसमें कोई भी करता हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। पैसिव बनाने में आप हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या है, जो नया सब्जेक्ट हमने बनाया है वो किससे बनाया है, ऑब्जेक्ट से। अब इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई नया ऑब्जेक्ट आएगा जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जो अगला नियम है वो क्या है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे पहले क्या करेंगे, बाय का यूज़ कर देंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट ध्यान रखना, बाकी जो बचे उसको इनके बाद रख दीजिए। तो सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अमेरिका है। अमेरिका को पहले लिख दीजिए, अमेरिका। ठीक है, अब डिस्कवर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज या वर लगेगा। अमेरिका वॉज, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, डिस्कवर्ड। ये देखिए वॉज आया ना, किसके अकॉर्डिंग आया, अमेरिका के अकॉर्डिंग। एक वचन है तो एक वचन वाज और वर में कौन होगा, वाज होगा, तो अपन ने वाज लगा दिया। डिस्कवर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में, इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, डिस्कवर्ड ही होता है। ठीक है, डिस्कवर्ड ही होगा, तो अमेरिका वाज डिस्कवर्ड। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, कोलंबस। इसको ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो कोलंबस का ऑब्जेक्ट कोलंबस ही रहेगा। तो कोलंबस से पहले आपको क्या करना है, बाई लगा देना है, बाई कोलंबस। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपको हमेशा एक्टिव से पैसिव बनाने में ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए, हु डिड दिस वर्क। अब इसमें थोड़ा सा ये नियम फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बाई हुम से शुरू होता है। बाई हुम वॉज, डिड दिया है ना, देखिए पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ उसका वॉज और वर लेते हैं अपन। ये देखिए आपको टेंस का चेंजमेंट बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे से। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें इज एम आर लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वर लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल बी शैल बी लगेगा। ठीक है, इस तरह से चेंजमेंट होते हैं, इनको याद कर लीजिए। बाई हुम वॉज दिस वर्क। ठीक है भैया, दिस, सॉरी, दिस वर्क, इसको फिर से देख लीजिए, बाई हुम वाज। अच्छा चलिए इसको हम यहाँ से देखते चलते हैं, बाई हुम वाज दिस वर्क डन, ये लास्ट में आ जाएगा इसके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दीजिए, ओपन द विंडो। तो जो आपके इम्परेटिव होंगे वो शुरू होते हैं किससे, लेट से। लेट के बाद तुरंत जो है वो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, लेट द विंडो, लेट द विंडो। ठीक, अब यह मेन वर्ब क्या है, ओपन है, इससे पहले बी लगाइए और फिर उसके साथ में ओपनड कर दीजिए, यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दीजिए। ठीक है, थर्ड फॉर्म हर जगह यूज़ होगा, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, लेट द विंडो बी ओपन। ठीक, ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा है, वह सब्जेक्ट है, क्या लिख रहा है, पत्र, ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसी क्रम से चलिए, अ लेटर इज बीइंग रिटन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो इज एम आर के साथ में आप बीइंग लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका अ लेटर इज, इसके साथ में बीइंग लगा दीजिए, इज बीइंग रिटन। ठीक, थर्ड फॉर्म आ गया। बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, हिम होता है। ठीक है, और किस सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट होता है इसको आपको याद करना पड़ेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगभग हम लोगों को पता ही है क्या क्या है। जितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं ना, उनके स्ट्रक्चर को आप एक बार ज़रूर पढ़िए। असर्टिव का स्ट्रक्चर अलग होगा, इंट्रोगेटिव का अलग होगा, और आपका इम्परेटिव का अलग होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आई विल फिनिश द वर्क, मैं ये काम समाप्त कर लूँगा। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको किसमें बनाइएगा, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं लगाइएगा। तो काम किसने किया है, आई ने, और काम हुआ क्या है, वो खुद काम ही है जो हुआ है, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। इसी को सब्जेक्ट बना दीजिए, द वर्क विल बी, विल के साथ क्या लग जाएगा, विल बी फिनिश्ड,
फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा भाई, फिनिश्ड। और उसके बाद क्या करिएगा, बाई लगाइएगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी लगा देंगे। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाई मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समबडी क्लीन्ड द रूम यस्टरडे। एक नियम यहाँ पर सुन लीजिए, अगर कोई सेंटेंस आपका समबडी से, नोबडी से, ठीक है, या समवन से, नो वन से या नन से शुरू होता है तो अक्सर उसको यूनिवर्सली बनाते हैं, यानी समवन और एवरीवन, एनीवन, नो वन, इन सबको हटा देते हैं। क्या बनेगा ये, द रूम। साफ रूम किया गया है ना, तो जो काम किया गया वही तो ऑब्जेक्ट होगा। द रूम क्लीन्ड है, कोई सहायक क्रिया आपको नहीं दिख रही, यानी पास्ट एंड डेफिनेट है तो वाज या वर लगेगा। तो रूम क्योंकि एक वचन है तो वाज लगेगा। द रूम वाज क्लीन्ड यस्टरडे। ठीक है भाई, यहाँ पर बाई समवन नहीं लगाया जाता है, ये नियम है। आप लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मत लगाइए जब हमें न लगाना ही नहीं है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉड लव्स ऑल मैन। भगवान सबको प्यार करता है। भगवान सब्जेक्ट और ऑल मैन ऑब्जेक्ट हो गए। ऑल मैन से शुरू कर दीजिए। पहला जो पॉइंट है, ऑल मैन लव्स है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव बनाने में इज एम आर लगता है। ऑल मैन आर लव्ड, किसके द्वारा, बाय गॉड, गॉड के द्वारा। ठीक है, ये आपका 7वां नंबर हो गया। 8वें में आ जाओ भाई। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। चिड़ियाँ घोंसला बनाती हैं। कौन बनाती हैं, चिड़ियाँ। तो सब्जेक्ट हो गया, क्या बनाती हैं, घोंसला। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो नेस्ट को अपन क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ले लेंगे, क्योंकि पहला नियम ही यही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है असर्टिव सेंटेंस में। नेस्ट्स बिल्ड बनाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेस्ट क्या है, बहुवचन, आर लगेगा। नेस्ट्स आर, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बता दो भाई, बिल्ट होता है, डी के बजाय टी लगा दीजिए। नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स। ठीक है भाई, ये आपका लास्ट हो गया। ये सारे आंसर नीचे दिए हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे जो भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सारा कुछ आपके आंसर नीचे दिए गए हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, लिटरेचर में आ चुके हैं अपन, फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी आ सकता है कि मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 4 या 6 हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 5 है, 4 या 6 इसलिए कि 2 2 नंबर का हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, और अगर 6 हैं तो 6 दूनी 12। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, पहला है हमारा एलिट्रेशन, दूसरा है एनाडिप्लोसिस, और अगला है एनाफोरा, और फिर एनास्ट्रॉफी, और है एंटी क्लाइमेक्स। ठीक, अच्छे से देखिएगा, विथ एग्जाम्पल अपन बात करेंगे। पहले बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन कहता है, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ सेम इनिशियल लेटर और साउंड इन क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। यानी एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में बहुत सारे जो लेटर्स या साउंड जो होगा वो रिपीट होगा बार बार, और वो इनिशियल यानी शुरुआत में होगा, बीच में नहीं होगा, वर्ड की शुरुआत में। क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, जो उन शब्दों में ये रिपीटिशन होगा जो पास पास रखे हैं, और मानी सी बात है, कोई सेंटेंस होगा तो पास पास ही रखे होंगे। इट क्रिएट्स रिदम एंड म्यूजिकलिटी इन स्पीच और राइटिंग। इससे रिदम उत्पन्न होती है, म्यूजिकलिटी उत्पन्न होती है इन स्पीच, हमारी बोली या भाषा में, और या राइटिंग, हमारी राइटिंग में भी। तो ये आपको देखिए डेफिनेशन भी फिगर्स ऑफ स्पीच की अच्छे से याद कर लीजिए, और एग्जाम्पल अपन देखेंगे। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। देखिए एस 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 एस, और ये फिर एस, और ये फिर एस। ठीक है, शुरुआत में जो भी साउंड रिपीट होगा एक ही सेंटेंस के अलग अलग शब्दों में, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक बात है, बस वही देख लीजिए आगे। Here is the S sound repeats at the start of several words, making the sentence catchy. सेंटेंस को कैची बनाने के लिए, कैची मतलब जिसके लोग जो है एक बार सुने तो उन्हें लगे यार गजब कह दिया है इसने, है ना, उस सेंस में एस को बार बार रिपीट किया इन्होंने, तो इसलिए ये क्या है, एलिट्रेशन। नेक्स्ट आ जाइए। एनाडिप्लोसिस इज द रेपिटेशन ऑफ लास्ट वर्ड ऑफ वन क्लॉज। किसी एक क्लॉज का आखिरी शब्द एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लॉज, अगली क्लॉज की शुरुआत में रखा हुआ मिल जाएगा अगर आपको, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एनाडिप्लोसिस है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या, इट एम्फसाइजेज द रिपीटेड वर्ड एंड कॉन्टीन्यूटी। ये बार बार आने वाले शब्द पर जोर देता है, कॉन्टीन्यूटी पर भी जोर देता है। क्रिएट अ सेंस
जिससे कि एक सेंस ऑफ, यहाँ पर कुछ मिस हो गया है, चलिए इसको यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये यहीं तक है कि इट एम्फेसाइजेस द रिपीटेड वर्ड एंड कॉन्टिन्यूटी, इतना काफ़ी है। ये हो सकता है कि क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यहाँ हो सकता है, इसको आप जोड़ सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर ये यहीं तक रहेगा, क्योंकि फुल स्टॉप लगा है तो मतलब कंप्लीट सेंस यहाँ पर हमारा हो रहा है, इसको हटा दीजिए। चलिए एग्जाम्पल देखिए, फियर लीड्स टू एंगर, डर सॉरी हाँ, डर से गुस्सा उत्पन्न होता है। एंगर हेट लीड्स टू हेट, और गुस्से से घृणा उत्पन्न होती है। हेट लीड्स टू सफरिंग, और घृणा से कष्ट या मुसीबतें आती हैं। ठीक है, देखिएगा बात क्या कही गई कि किसी एक फ्रेज का अंतिम शब्द अगले फ्रेज का पहला शब्द होना चाहिए। वही बात हो गई, यहाँ पर एंगर अंतिम है, यहाँ पर पहला हो गया। यहाँ पर हेट अंतिम है, यहाँ पर पहला हो गया अगले फ्रेज में या सेंटेंस में। ठीक बात है। चलिए यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप दिख रहा है ना, ये कॉमा होगा यहाँ पे। ये फियर लीड्स एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, हेट लीड्स टू सफरिंग। ठीक है, आखिरी शब्द शुरुआत में आ रहा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एनाफोरा क्या होता है भाई? एनाफोरा इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेज और सेंटेंसेस। कुछ क्लॉजेज आपके सामने दे दिए जाएं या सेंटेंसेस कुछ दे दिए जाएं, और उनकी जो शुरुआत है वो एक ही शब्द से हो रही है अगर बार बार, या एक फ्रेज से हो रही है बार बार, तो वहाँ पर क्या फिगर ऑफ स्पीच होगा? एनाफोरा होगा। दिस टेक्निक इज ऑफन यूज टू क्रिएट एम्फेसिस ऑन एंड रिदम। करें कि ये जो टेक्निक है इसका यूज़ जोर देने के लिए और रिदम को साफ तौर पे पेश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे। एवरी डे, एवरी नाइट एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी 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 एवरी। ठीक है, कोई एक शब्द रिपीट हो रहा है। अभी अपन ने एनाडिप्लोसिस देखा था, उसमें क्या था कि जो अंतिम शब्द है वो अगले वाले क्लॉज के शुरुआत में आएगा। यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द हर एक क्लॉज में आएगा। ठीक है, तो एवरी एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वे में एवरी एवरी कॉमन है, तो ये एनाफोरा हो गया आपका। अगला देखिएगा, एनास्ट्रॉफी है। एनास्ट्रॉफी इज द इन्वर्जन ऑफ यूजुअल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। करेंगे जो हम नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं ना कि पहले सब्जेक्ट रखेंगे फिर वर्ब रखेंगे फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है एनास्ट्रॉफी में, ये थोड़ा सा क्रम चेंज कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं है। इन अ सेंटेंस ऑफन टू क्रिएट एम्फेसिस और पोइटिक इफेक्ट। आप पोएम में देखेंगे ना, पोइट्री में अक्सर पोएम्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो सेंटेंस है ना उनका क्रम थोड़ा सा आगे पीछे, कभी वर्ब पहले है, कभी नाउन बाद में है, यानी कभी सब्जेक्ट बाद में है, वर्ब पहले है, कभी सब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो उसके बाद डायरेक्ट जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में वर्ब आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? एनास्ट्रॉफी कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स यू आर। समझ गए? तो होना क्या चाहिए था? यू आर स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स। इन्होंने क्या किया? स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स यू आर। ये थोड़ा सा सुनने में अच्छा लग रहा है, पोइटिक लैंग्वेज आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो इंस्टीड ऑफ द यूजुअल यू आर स्ट्रॉन्ग इन द फोर्स, द ऑर्डर इज चेंज्ड फॉर इफेक्ट। इस ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है प्रभावशील बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। लाइक शेयर कर दिया कीजिए और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे एक ही बार तो कर सकते हैं सर सब्सक्राइब, एक ही बार करिए फिर बाकी लोगों को बताइए, है ना। चलिए एंटी क्लाइमेक्स क्या है भाई? एंटी क्लाइमेक्स हैपेंस व्हेन देयर इज एन एब्रप्ट ड्रॉप फ्रॉम अ सीरियस और इम्पोर्टेंट आइडिया टू अ ट्रिवियल और लेस इम्पोर्टेंट वन। जब बहुत ऊंची यानी बहुत अच्छी बात, महान बात की जा रही हो और उसके तुरंत बाद में कोई एक छोटी तुच्छ बात कर दी जाए तो वो क्या कहलाएगा? एंटी क्लाइमेक्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे पीपल, लोग, पेट्स, पालतू जानवर, एंड बैटरीज, और बैटरीज ऑल आर डेड, सभी मर गए। अब लोगों का मरना अलग बात है, पालतू जानवरों का मरना उनसे थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो सकता है, फिर बैटरीज का मर जाना उनका क्या दूसरी ले लेगा आदमी। इंसान और पालतू जानवर तो दूसरे नहीं मिलते हैं ना, दूसरे मिल जाते हैं लेकिन एक्चुअल जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं। बैटरी आपको वो मिल जाएगी। इस तरह से समझ लीजिए, या सीधे ये समझिए कि जब एक महान बात से शुरू किया जाए और आकर के एक तुच्छ बात पर रुका जाए तो वहां पर क्या होगा? आपका एंटी क्लाइमेक्स होगा। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस की बात कर ली है भाई। पहला था हमारा सिंटैक्स, दूसरा है क्या? दूसरा है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा है फिगर्स ऑफ स्पीच। अब हम एक और क्वेश्चन में आ गए हैं जो कि लिटरेचर से ही संबंधित है।
मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में है। और क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मेटाफिजिकल पोइट्री एंड व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके इंपॉर्टेंट पोएट कौन कौन है ये बताना है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है इज अ स्टाइल ऑफ पोइट्री, ये पोइट्री लिखने की एक स्टाइल है। फ्रॉम द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ, और इसे जो है अपने बौद्धिक और दार्शनिक गहराई के लिए जाना जाता है। यानी आम लोग अगर इसको पढ़ेंगे 2-4 बार में भी उनके नहीं समझ में आएगी कि कवि असल में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये इतनी कठिन लिखते थे ये लोग। द टर्म, ये जो टर्म है वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय क्रिटिक सैमुअल जॉनसन, सबसे पहले इस टर्म को सैमुअल जॉनसन ने यूज़ किया था। टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोएट्स एक ग्रुप को डिस्क्राइब करने के लिए। हु रोड पोएम्स फिल्ड विथ एलेबोरेट फिगरेटिव लैंग्वेज, जो ऐसी कविताएं लिखते थे जो फिगरेटिव लैंग्वेज से भरी होती थी, यानी श्रृंगार मई भाषा वो बहुत यूज़ करते थे, यानी फिगर ऑफ स्पीच हो गए और उसमें भी बढ़ा चढ़ा करके बात करना, ये यूज़ करते हैं। कंसीट्स का भी आगे उसकी बात करेंगे। ओरिजिनल कंसीट्स का यूज़ करते हैं जो कि क्या है, अनयूजुअल कंपेरिजन्स, ऐसे कंपेरिजन्स हैं जो साधारणतया या यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पैराडॉक्सेस का यूज़ करते हैं, विरोधाभास का। एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़, और जटिल विचार आइडियाज़ का यूज़ करते हैं अबाउट लाइफ, ज़िंदगी के बारे में, प्यार के बारे में, एंड रिलीजन और धर्म के बारे में। यानी आम तौर पर जो हम कंपैरिजन करते हैं, इनके जो कंपैरिजन होते हैं मेटाफिजिकल पोएट के, वो दुनिया के बाहर होते हैं, ये समझिए। यानी हम लोगों के पहुंच के बाहर ही एक कंपैरिजन किया करते हैं। द चीफ पोएट ऑफ दिस ग्रुप कौन थे भाई, जॉन डन थे, बताया हमें। हु इज़ फेमस फॉर मिक्सिंग डीप थॉट, जो प्रसिद्ध थे मिक्स करने के लिए, मिश्रित करने के लिए डीप थॉट को विथ इमोशन, भावनाओं के साथ, इन हिज पोएम्स, अपनी कविताओं में। अदर नोटेबल मेटाफिजिकल पोएट्स, और जो दूसरे प्रमुख मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनमें कौन कौन है, हेनरी वॉन है, एंड्रयू मार्वेल है, जॉन क्लीवलैंड है, अब्राहम काउले हैं आपके, ठीक है, अब्राहम काउले हो गए। एंड टू सम एक्सटेंट, और कुछ हद तक आप जॉर्ज हर्बर्ट को और रिचर्ड क्रॉशा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। एक बार नाम फिर से देख लीजिए, आपके हेनरी वॉन हो गए, ठीक है, हेनरी वॉन, एंड्रयू मार्वेल, जॉन क्लीवलैंड, अब्राहम काउले, और सम एक्सटेंट में आप किसकी बात करेंगे, जॉर्ज हर्बर्ट और रिचर्ड क्रॉशा, ठीक है। और इनके लीडर कौन थे, हमारे जॉन डन थे, ठीक बात है। चलिए आगे देखेंगे। जॉन ड्राइडन वंस क्रिटिसाइज्ड डन फॉर बीइंग टू इंटेलेक्चुअल और अफेक्टिंग द मेटाफिजिक्स। जॉन ड्राइडन ने एक बार बड़ा क्रिटिसाइज किया था इनको, मतलब हमें लग रहा है कि इनको मेटाफिजिकल कहते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं थी, बल्कि इनके लिए, इनकी बुराई के लिए ये शब्द यूज़ किया गया कि गजब अजीब लिखते हो यार तुम लोग, जिनके लिए लिख रहे हो उनको ही नहीं समझ में आ रहा है तो लिखना बेकार है। मतलब वही बात है ना कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे, जो ये इतने वो है भयंकर और खतरनाक ये कंपेरिजन कर रहे हो आप लोग, ये कहना था जॉन ड्राइडन का। ये कहते थे अफेक्टिंग द मेटाफिजिक्स, इन्होंने मेटाफिजिक्स को भी क्या किया है, अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। मेटाफिजिक्स मतलब वो चीज़ें जो दुनिया से परे हैं। स्पेशली इन लव पोएम्स, विशेष तौर पे प्यार भरी कविताओं में। वेयर ड्राइडन फेल्ट, जहाँ पर ड्राइडन को लगता था पोइट्री शुड फोकस ऑन फीलिंग्स, की पोइट्री को भावनाओं पर फोकस करना चाहिए, रादर देन फिलोसॉफिकल आइडियाज, दार्शनिक विचारों की अपेक्षा। हाउएवर मेटाफिजिकल पोएट्स, फिर भी जो मेटाफिजिकल पोएट हैं, आर एडमायर्ड, इनकी तारीफ की गई, फॉर दियर एबिलिटी, उनकी उस योग्यता के लिए, टू कंबाइन रीजन एंड इमोशन, जिससे उन्होंने रीजन यानी तर्क और भावना को एक साथ कर दिया, इन अ यूनिक वे, एक अद्वितीय ढंग से, ठीक है। इन 1921 में क्या हुआ, टी.एस. इलियट ने प्रशंसा की मेटाफिजिकल पोएट्स की, इन हिज एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स, यानी टी.एस. इलियट ने 1921 में द मेटाफिजिकल पोएट्स नाम से एक एसे लिखा और उसमें इनकी तारीफ करी, सेइंग, ये कहते हुए कि दे यूनाइटेड थॉट एंड फीलिंग परफेक्टली, उन्होंने बड़ी परफेक्ट ढंग से क्या किया है, हमारे विचारों को और भावनाओं को यूनाइट कर दिया, एक कर दिया है। अनलाइक लेटर पोएट्स हु सेपरेटेड इंटेलेक्ट एंड इमोशन, दूसरे बाद के कवियों की तरह नहीं जिन्होंने बाद में क्या किया, इंटेलेक्ट को और इमोशन को, यानी हमारी बौद्धिक क्षमता को, बुद्धि को हमारी भावनाओं से बिल्कुल सेपरेट, अलग कर दिया था। तो ये खास बात थी किसकी, मेटाफिजिकल पोएट्स की। मेन कैरेक्टर्स क्या क्या याद रखने हैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके,
यूज़ ऑफ एलेबोरेट मेटाफर्स, यानी कंसीड्स का ये यूज़ करते थे। कंसीड तो आपको हर हाल में ध्यान रखना है, जहाँ पर भी मेटाफिजिकल या जॉन डन या अब्राहम काउले या आपके जो अपन ने और बात करें इनमें से कोई भी पोएट की बात आएगी तो फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल थीम्स ये बेस्ड होती थी इनकी पोएम उनकी, यानी उसमें आपको फिलॉसफी देखने को मिलेगी और स्पिरिचुअल दैवी ये थीम देखने को मिलेंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्ट एंड इमोशन, भावना और इंटेलेक्ट बौद्धिक क्षमता का क्या मिलेगा आपको, एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और ये क्या करते थे, फ्रिक्वेंट यूज ऑफ पैराडॉक्सेस, विरोधाभास का यूज करते थे। कॉम्प्लेक्स इमेजरी, जटिल इमेजरी का भी यूज करते थे। कौन, मेटाफिजिकल पोएट्स। मेटाफिजिकल पोइट्री रिमेन्स इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बनी रहती है फॉर इट्स बोल्ड आइडियाज़, अपने साहसिक विचारों के लिए, एंड स्ट्राइकिंग लैंग्वेज, और अपनी स्ट्राइकिंग भाषा के लिए, यानी अचंभित कर देने वाली भाषा के लिए। ठीक है भाई, तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने 2 ग्रामर के क्वेश्चन की बात करी है और 2 लिटरेचर के क्वेश्चंस की बात करी है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। और ये जो जितने आपके सेंटेंसेस हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर उसके नीचे दिए हैं, पहले बता चुके हैं आपको। एक बार वीडियो देखिएगा, पीडीएफ निकलवा करके उसको एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।